अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज के हमारे इस टॉक का आगाज़ करते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं शोएब भाई इस टॉक में। तो जिस तरीके से टॉपिक का ऐलान किया गया था कि यूथ द फोर्स ऑफ सोशल चेंज लॉस्ट इन क्राइम्स, अभी बहुत बेहतरीन हमने तमहीद इस सिलसिले में सोशल चेंज के उन्वान से हमने सुनी। अभी उसको हम ब्रेक करते हैं और बहुत डीप जाते हैं और एक एक इशू को और एक एक सेगमेंट को इसके कोशिश करते हैं कि उसको समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम इसी पर आते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ हो जाए कि यूथ कहा किसको जाता है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फला सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूथ है और कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूथ के अतराफ समाज का हिस्सा है। जी जज़ाकल्लाह। यूथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि नौजवान यानी एडोलेसेंस से लेकर मिडिल एज का जो ग्रुप है, अगर आप यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 15 साल से 24 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको यूनाइटेड नेशंस नौजवान यानी यूथ करार देता है। अगर आप हिंदुस्तान की नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से देखें तो 15 से 34 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिसी के हिसाब से वो यूथ हैं। फिर इस हवाले से दूसरी चीज़ ये भी है कि हिंदुस्तान को जो यूथ कैपिटल कहा जाता है, हम देखते हैं कि दुनिया की जो पूरी आबादी है उसके अंदर तकरीबन 17% आबादी नौजवानों की है, 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ये यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी 15 से 24 साल के लोग इतने हैं। अगर दुनिया की आबादी तकरीबन 700 या 800 करोड़ है तो इसमें 17% लोग उस उम्र के हिस्से में हैं जो 15 से 24 साल के हैं। अगर आप इसको और थोड़ा एलाबोरेट कर दें और थोड़ा एक्सटेंड कर दें, 35 साल तक के अफराद ले लें तो तकरीबन 25 से 30% अफराद इस वक्त दुनिया में अपनी नौजवानी की ज़िंदगी के मरहले से गुजर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की अगर बात ले लें तो हिंदुस्तान को भी जो यूथ कैपिटल कहा जाता है, इसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा यानी 140 करोड़ में से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। और अगर आप थोड़ी उम्र और एक्सटेंड कर दें यानी 35 साल कर दें तो कहा जाता है कि 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स अंडर द एज ऑफ 35। यूनाइटेड नेशंस के एक और स्टैटिस्टिक्स से आपकी बात को और थोड़ा ऐड करते हुए कि दुनिया के अंदर 10 से 24 साल, ये भी रिसेंट 2016 के अंदर स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि दुनिया के अंदर 10 से 24 साल के उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हैं। हालांकि हमारी आबादी चाइना से कम है, 24 करोड़ लोग हैं और चाइना के अंदर 18 करोड़ लोग हैं। तो आपने जो कहा कि यूथ 15 से 24 साल आप कह सकते हैं, 15 से 35 साल कह सकते हैं, और इस हवाले से हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। दुनिया में हिंदुस्तान को खदर की निगाह से देखा जाता है तो यही इन नौजवानों की वजह से। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आम तौर पे ये रुझान पाया जाता है और इस सिलसिले को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज, आप कभी भी चेंज की बात करेंगे, नेशन बिल्डिंग की बात करेंगे, कभी भी ऐसी चीज़ जो आगे चल के कल्टिवेटिंग फैक्टर्स किसी भी चीज़ का बनती है तो जिम्मेदारी वही नहीं नौजवानों के ऊपर आती है। यानी चेंज के जिम्मेदार कौन है? नौजवान है। नेशन बिल्डिंग के जिम्मेदार कौन है? नौजवान है। इनकलाब के जिम्मेदार कौन है? नौजवान है। तो ये आखिर क्या फैक्टर है जिनकी वजह से नौजवानों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि वही चेंज के जिम्मेदार है? क्या उनको ये खसूसियत बख्शते हैं कि उनको चेंज उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है? बहुत सही बात आपने कही कि दुनिया में जो भी मुस्बित या मनफी तब्दीली आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आता है, उसके पीछे नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें 2-3 चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से हम समझ जाएं कि ये नौजवान कौम का हाल भी है और कौम का मुस्तकबिल भी। कौम का हाल इस हैसियत में कि जब तक नौजवान को आप इंगेज नहीं करेंगे सोशल रिकन्स्ट्रक्शन का, नेशन बिल्डिंग का, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, इस प्रोसेस को आप तकमील नहीं कर सकेंगे। ना ये काम बूढ़ों से हो सकेगा और ना ये काम बच्चों से हो सकेगा। तो इस सोशल रिकन्स्ट्रक्शन की इस पूरी जर्नी में नौजवानों का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि हकीकत में दुनिया में जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं, माजी से लेकर आप रिसेंटली ब्रेग्जिट के वाक़यात या फिर ईरान में होने वाला वाक़या, चाहे वो कितना सही है गलत है दूसरी चीज़ है, या फिर आप अरब स्प्रिंग की ले लें या फिर ख़ुद आपकी अपनी रियासत तेलंगाना ले लें, आप महसूस करेंगे कि इस सारे स्ट्रगल्स में, इस सारी जिदोजहद में नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप अगर अल्लाह के रसूल की सीरत का भी मुताला कर लेंगे तो रिसेंटली नज़रों से गुजरा था कि मुनाफिकीन की एक फहरिस्त तैयार की गई थी और उसके अंदर देखा गया कि तकरीबन सारे जो मुनाफिक थे उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी। इसका मतलब यह है कि नौजवान के अंदर निफाक ही नहीं होता। ये उम्र का वो हिस्सा होता है जहाँ पे नौजवान के अंदर जिसके जज्बात, जिसके अज़ाइम, जिसका जुनून, कुछ हासिल करने का जज्बा होता है और उसके साथ साथ उसके पास उसके पूरे पोटेंशियल्स भी होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें
नौजवानों की अहमियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दुनिया का कोई भी आइडिया, दुनिया का कोई भी काम नौजवानों को इंगेज के बिना नहीं हो सकता। इस हवाले से आप कह सकते हैं कि दुनिया में चाहे कोई मुस्बित तब्दीली हो या मनफी तब्दीली हो, इसके लिए नौजवानों को इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जहाँ पे पोटेंशियल की आपने अभी बात की कि नौजवानी ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, और आपने कुछ हवालेजात भी दिए कि इन मुकामात पर, इन इनकलाबात के अंदर नौजवानों का बड़ा रोल रहा है। लेकिन आज हम जब हमारी सोसाइटी को, आमतौर पे हम जहाँ पे रहते हैं तेलंगाना, या फिर एक ओवरऑल समाज का भी अगर हम जायज़ा लेंगे, तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो पोटेंशियल है, ये चेंजिंग फैक्टर जो है, वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहा है। एक हमने भी रिसर्च किया था कि हैदराबाद में एक पॉडकास्ट चलाया गया था, बैटलिंग यूथ इशूज़, के पीछे रिसर्च हुआ करती थी। उस रिसर्च टीम का भी ये माखूज था कि ये जो एनर्जी है, ये पूरा पोटेंशियल जो है, वो नौजवानों का कोई ऐसे कामों में ज़ाय हो रहा है जो कोई प्रोडक्टिव नहीं है, ये कोई बिल्डिंग के या पॉजिटिव चेंज की तरफ नहीं आ रहे। तो ऐसी क्या वजह है कि ये पोटेंशियल ड्रेन होता हुआ जा रहा है और इनका कोई प्रोडक्टिव क्या बोलना चाहिए नमूना सामने नहीं आ रहा है, या इनकलाबात की तरफ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? यकीनन ये सही बात है कि नौजवान जिनके पास इतनी ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं, ख़ुद हमारे हिंदुस्तान का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस मुल्क का असेट बन सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस मुल्क के लिए वो लायबिलिटी बन रहे हैं। और हर जगह की भी बात है कि नौजवान जितने पोटेंशियल से अगर वो समाज के साथ इंगेज होता, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ता, तो शायद आज दुनिया की तस्वीर अलग ही होती। देखिए, इसके लिए नौजवानों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरली अगर मैं क्लासीफाई करने की कोशिश करूं तो 2 से 3 किस्म के नौजवान आपको नजर आएंगे। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते, इलिटरेट होते हैं। अब जब वो इलिटरेट होते हैं तो उसके नतीजे में उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, खुद शनासी का काम नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरे स्किल्स क्या है। अब जब वो खुद को नहीं पहचानता तो फिर दुनिया में से क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दुनिया में इसकी स्किल्स की क्या कीमत होगी। अब इसके नतीजे में होता यह है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाता है। अब जब वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाता है, दुनिया में कोई अच्छा खासा काम नहीं कर पाता, तो एक किस्म का यूजलेसनेस या फिर खुद की हैसियत में, मतलब मैं बेकार हूँ, मैं यूजलेस हूँ, इस किस्म की फीलिंग उसके अंदर आती है। और फिर यहाँ से वो एक्सट्रीम्स का शिकार हो जाता है। यहीं से वो रास्ता है जहाँ से क्राइम्स के दरवाजे खुलते हैं। या तो वो इस मुकाम से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ समाज को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, बल्कि खुद अपने आप को अपनी जगह पे खड़ा नहीं कर पाता, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या फिर दूसरी हैसियत में एक दूसरा एक्सट्रीम भी ये है कि फिर अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में वो एक दूसरी इंतहा पे पहुंच जाता है जहां पे वो समाज के लॉस की कोई इज्जत नहीं करता, लॉ ब्रेकिंग वाला उसका माइंड हो जाता है, और वायलेंस और इस किस्म की चीज़ों को वो पसंद करना शुरू करता है। ये एक किस्म के नौजवान हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं, और वहाँ से क्राइम्स का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है। अब आइए उन किस्म के नौजवानों की जो तालीम हासिल कर लेते हैं, उनसे भी बड़ा मसला ये है कि मेयार तालीम का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, तालीम तो उन्होंने हासिल कर ली लेकिन स्किल्स उनके पास डेवलप नहीं हुए। नतीजे में ये हुआ कि उनको भी कोई अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और वो पहले किस्म के नौजवानों का शिकार हो जाते हैं। वो भी कोई, जैसा आपने कहा कि समाज के लिए कोई प्रोडक्टिविटी उनकी बाकी नहीं रहती। अब जिन्होंने तालीम भी हासिल कर ली, जिनके पास स्किल्स भी है, उनका मसला ये है कि समाज से वो अलूफ रहते हैं, समाज के कंस्ट्रक्शन में, समाज के कामों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखेंगे कि उनके पास स्किल्स भी है लेकिन जो ज़रूरी वैल्यूज़ हैं, ज़रूरी अक़दार हैं, यानी ख़ुद के हवाले से, समाज के हवाले से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है, समाजी हसासियत की जो बात है, सोशल सेंसिटिविटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, ये वैल्यूज़ उनके पास मिस होते हैं। जानवरों की तरह, बस जिस तरह जानवर अपनी ज़िंदगी के अतराफ घूमते हैं, खाते पीते, शादी करते और मर जाते हैं, ये नौजवानों का भी मसला ये होता है कि स्किल्स है, सलाहियतें हैं, मसला ये होता है कि वो समाज के तहत अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पाते। तो ये जो 2 किस्म के नौजवान हैं, 2 या 3 आप ब्रॉडली क्लासीफाई कर ले, कि इनके इस एटीट्यूड की वजह से इनके जो अपने पूरे पोटेंशियल्स हैं वो समाज को लग नहीं पाते हैं। इसी की वजह यह है कि हम देखते हैं कि समाज के अंदर इतना जो पूरा मनफी काम होता है, अब जब इनके पास कोई मकसद नहीं है तो लामहला, देखिए दुनिया ऐसी है कि स्पेस कबूल नहीं करती। जब आपके पास कोई अच्छा मकसद नहीं है तो ख़राब मकसद आपके फहरिस्त में आ जाएगा, आपकी लिस्ट में आ जाएगा, और उनकी पूरी सलाहियतें, जैसा कि आपने कहा कि इस हवाले से ड्रेन हो रही है और सोशल कंस्ट्रक्शन की जानिब इनकी सलाहियतें नहीं लग पाती। आपने 3 ग्रुप्स का यहाँ पे जिक्र किया है। पहले ग्रुप का जो तालीम से दूर है, उनको तो तालीम बेदारी मुहिम और इस तरीके के दूसरे एक्टिविटीज़ से एंगेज करके उनको ट्रैक पर लाया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपने डोमेन बनाया है नौजवानों के अंदर, वो जो क्राइम्स में मुलविस हो जाता है। तीसरा जो डोमेन बनाया आपने वो ये कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी समाज की हसासियत पैदा नहीं होती,
तो मैं उस नुक्ते की तरफ आपसे जानना चाहूँगा कि क्राइम्स के सिलसिले में जो एक नेगेटिव प्रोडक्टिविटी की तरफ, नेगेटिव चेंज की तरफ जो लेके जाते हैं समाज को, उनको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्राइम्स है जिनमें वो अपनी प्रोडक्टिविटी जहाँ पर लगाना चाहिए वो इन रास्तों में लगाकर अपनी पोटेंशियल को ड्रेन करते हैं। देखिए, अगर क्राइम्स की हम फहरिस्त गिनाते जाएं तो बहुत बड़ी लिस्ट इस हवाले से आ जाएगी। मैं कुछ 2-3 चीज़ों को इसमें क्लासीफाई करके आपके सामने बताऊंगा कि किस किस्म के क्राइम्स में हमारे नौजवान जब उनके पास कोई मकसद नहीं हो पाता तो वो शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है एडिक्शंस, सब्सटेंस एब्यूज़ आप कह सकते हैं कि ड्रग्स है, तो इस किस्म की जितने चीज़ें इससे रिलेटेड हैं कि रिसेंटली इसके जो स्टैटिस्टिक्स आए वो बहुत अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा हैरानकुन आप कह सकते हैं कि अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी NGOs की तरफ से जिसमें बताया गया कि 63% केसेस जो ड्रग्स के आ रहे हैं उसके अंदर वो लोग मुतासिर हैं जिनकी अभी उम्र 15 साल भी नहीं पहुंच पाई। ये कितनी खतरनाक चीज़ है कि अभी उनकी उम्र 15 साल भी नहीं हो पाई और इस लिस्ट में 63% लोग ऐसे हैं। ये तो उस हवाले से है जो सब्सटेंस एब्यूज़ आप कह सकते हैं। लेकिन एक दूसरे किस्म का भी एडिक्शन है जो सब्सटेंस एब्यूज़ नहीं है, यानी फहाशी, उरियानियत या फिर न्यूडिटी या ऑब्सनिटी कहिए, कि इंटरनेट के ज़रिए नौजवानों को जो ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनके क़ुव्वतों को ड्रेन करने के लिए कहिए या फिर उनकी अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कहिए, कि ये जो पूरी फहाशी का सैलाब चल पड़ा है इसके स्टैटिस्टिक्स भी माइंड बॉगलिंग हैं। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई वो बताती है कि तकरीबन इंटरनेट के ऊपर जितने वेबसाइट्स हैं उसमें से 37% कंटेंट सिर्फ इसी किस्म के बेकार, गंदे, फहाशी और उनियानियत किस्म के वीडियोस पे मबनी है। फिर हर 10 में से 7 लोग इस किस्म के बेकार किस्म के वीडियोस से एक्सपोज हुए हैं। फिर हर 10 में से 2 लोग इसकी लत की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौत का भी शिकार होते हैं। ये जिस किस्म के ये जो आप कहिए कि पोर्नोग्राफी या फिर इस किस्म के फहाश और उरियानियत की जो चीज़ें हैं। फिर एक और सर्वे है जिसमें बताया गया कि ट्विटर, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स पे उतने विजिटर्स नहीं है जितना इन किस्म के बेकार किस्म के वेबसाइट्स पे विजिटर्स मिलते हैं। फिर एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन है कि लड़कियां जिसको इफ़्फ़त और इस्मत का मजहर समझा जाता है कि हर 3 में से 1 लड़की भी इस किस्म के फितने का शिकार हो रही है। ये जो चीज़ें हैं कि क्राइम्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन ये एडिक्शंस का है, जिसमें आप सब्सटेंस एब्यूज़ कह लीजिए, ड्रग्स, या फिर इस किस्म के बेकार किस्म की चीज़ों से हमारे नौजवान मुतासिर हो जाते हैं। फिर अब ये जो चीज़ें नौजवानों के अंदर आएंगी ड्रग्स की या फिर इस किस्म की, तो आप लामहला उसके बाद आप देखेंगे कि अल्कोहलिज्म, रेप, मर्डर और बहुत सी चीज़ें वक्त नहीं है आपके सामने कि किस तरह ये पूरे बड़े क्राइम्स की ये चीज़ें कनेक्ट कर पाती हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी एडिक्शन, ये भी उम्मत के नौजवानों को बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया जिसमें बताया गया है कि फेसबुक के, मैं जस्ट एक फेसबुक का जिक्र कर रहा हूँ, कि फेसबुक के 5 मिलियन यूजर्स 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। फेसबुक के 5 मिलियन यूजर्स 10 साल के कम उम्र के बच्चे हैं। और बताया जाता है कि 13 साल से 17 साल के उम्र के बच्चे तकरीबन 58% फेसबुक अकाउंट से 13 से 17 साल के, और बताया जाता है कि 50% टीन एज में रहने वाले बच्चे दिन में कम से कम 1 मरतबा तो फेसबुक पे लॉगिन करते हैं। और जिसके नतीजे में साइबर अटैक्स की जो पूरी आपको मतलब वक्त नहीं आपके सामने बताएं कि रिसेंटली तेलंगाना नंबर 1 पे आया है साइबर अटैक्स को लेकर, कि किस तरह बुलिंग होती है लड़कियों की, और किस तरह हम पहले ज़माने में सुनते थे कि चोरी जेब काटने वाले थे, लेकिन अब किस तरह अकाउंट से ही पैसा साफ हो जाता है। तो ये इस किस्म के क्राइम से आप कह सकते हैं जिसमें नौजवान बड़ी चीज़ों में, मैं आपको बहुत मतलब बेस की तरफ और जड़ की तरफ मैंने इशारा किया है। अब यहाँ से जो पूरे क्राइम्स निकलेंगे इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें नौजवान हमारे बड़ी तादाद में मुलव्विस हैं। अब आपने बहुत अच्छे अंदाज से ये पूरे स्टैटिस्टिक्स रखे हैं। हमने स्टार्ट की थी बात के यूथ के अंदर ये पोटेंशियल होता है, क्या वो चेंज लाने के उम्मीदवार होते हैं या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है चेंज। लेकिन जब आपने ऐसे स्टैटिस्टिक्स रखे, और मेरे ख्याल से उम्मीद है बहुत सारे लोगों को, ठीक है फिगर में डेटा नहीं मालूम था, लेकिन आम ये जहन बन चुका है कि किस तरीके से इन चंगुलों के अंदर नौजवान फंस रहे हैं। तो यहाँ पे बुनियादी सवाल यहाँ पे वही पैदा होता है कि आखिर फिर इनसे जूझेंगे कैसे, इनसे निकलेंगे कैसे, कि क्या वो रास्ता होगा जो सोशल चेंज की तरफ, यूथ को सही डायरेक्शन की तरफ, और वो पोटेंशियल उनका निखार कर सही पॉजिटिव चेंज की तरफ ला सके। क्या वो फैक्टर्स होंगे, क्या वो की पॉइंट्स आप हाईलाइट करके बताएंगे कि जिन पर अमल आवरी के नतीजे में एक इनकलाब और सोशल चेंज और एक चेंज इग्नाइट होगा?
देखिए, ये समझने के लिए अगर आप ये समझ जाएं कि नौजवान इन तमाम चीज़ों से क्यों शिकार हो रहे हैं, अगर आप वजह समझ जाएंगे तो फिर खुद ब खुद हल भी निकल आएगा। देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात का मैं आपके सामने तस्करा करूंगा जो बहुत ही बेसिक किस्म की, फंडामेंटल किस्म की है। पहली चीज़ तो यह है कि इन तमाम चीज़ों में जो नौजवान शिकार होते हैं उनके सामने वर्ल्ड व्यू क्लियर नहीं है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया, ये दुनिया क्या है, उन्हें करना क्या है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये दुनिया की हैसियत क्या है और इस दुनिया के अंदर उनके करने का काम क्या है। जब ये वर्ल्ड व्यू उनके सामने क्लियर नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कि उनकी जवानियाँ इसी तरह ज़ाय होंगी। तो ये मेरे नज़र में सबसे पहली बुनियादी वजह है जो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि उनके पास ज़िंदगी का कोई तसव्वुर उनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़, जब तसव्वुर नहीं है तो इसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कि जब आप ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते या फिर उसकी सही हकीकत से वाकिफ़ नहीं होंगे तो फिर होगा ये कि आपके पास कोई मकसद ना होगा, बेमकसदियत की ज़िंदगी उनकी गुजरते रहेगी। तीसरी चीज़, नौजवानों की सोशल इनसेंसिटिविटी कहिए या फिर उनका अलूफ बिहेवियर्स कहिए कि फेसबुक पे 1000 किलोमीटर दूर दोस्त से तो उनकी दोस्ती होगी लेकिन अपने पड़ोसी और अपने मोहल्ले के इशू से वो वाकिफ़ नहीं होंगे। तो समाज से कटा हुआ रहना ये जो इनका नौजवानों का मिजाज बन चुका है, जिसकी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी एडिक्शन भी हो सकती है और बहुत से वजूहात हैं, तो ये भी एक तीसरी वजह है जिसकी वजह से नौजवान इन चीज़ों का शिकार होते हैं। चौथी वजह मेरी नज़र में कि ये जितने भी एडिक्शंस मैंने जिक्र किया है अब बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो गए हैं। जैसे अभी हमने जाना कि 37% वेबसाइट्स तो सिर्फ इसी किस्म के हैं जो फहाशी और उरियानियत बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुनाह दरवाजे पे खड़ा हुआ है, एक फिंगर टिप से दूर है। फिर ब्रोकन फैमिलीज एक नतीजा है, इलिटरेसी एक नतीजा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक नतीजा है। तो अगर इन वजूहात को हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे तो मेरे नज़र में इंशाअल्लाह हम इस पूरे मसले को शायद हल करने में थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे। जज़ाकल्लाह। अभी शायद हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है तो हम इसी को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालात पर हमने सहरासिल गुफ्तगू की। हमने सबसे पहले जाना कि यूथ है क्या, किसको हम यूथ कहेंगे और इंडिया एज अ यूथ कैपिटल किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, यूथ का क्या पोटेंशियल होता है और किन बुराइयों में वो अपना पोटेंशियल ज़ाय कर रहा है और किस तरीके से उसका डायरेक्शन चेंज करते हुए हम उस पोटेंशियल के ज़रिए से अच्छे नतायज हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोहेब भाई का कि आपने बहुत बखूबी इन सवालात का जवाब दिया। इसी के साथ ये टॉक को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।